Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss another topic of class 10 geography chapter number 2 and the topic is flora and fauna in India. तो लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था ये जो चैप्टर है हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिसमें हमने एक तरीके से ये जाना कि किस तरीके से ये जो हमारा प्लैनेट है उसमें सिर्फ और सिर्फ हम अकेले नहीं रह रहे हैं, बल्कि हम बहुत सारे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रह रहे हैं और जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस पूरे सिस्टम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं और हम बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं, तो वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इंडिया में फ्लोरा एंड फौना की। फ्लोरा का मतलब होता है जो पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। फ्लोरा जैसे आप याद करने के लिए फ्लावर से याद रख सकते हो, जैसे हम फ्लावर कहते हैं तो फ्लोरा मतलब फूल हो गया, मतलब पेड़ पौधे। तो जो फ्लोरा वर्ड है वो पेड़ पौधों के लिए यूज किया जाता है एंड फौना जो वर्ड है वो एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें हम जानने वाले हैं इंडिया के एनिमल एंड प्लांट से रिलेटेड कुछ बातें। So if you look around, you will be able to find that there are some animals and plants which are unique in your area. अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे जानवर, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे देखने मिलेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके एरिया में ही पाए जाते हैं। वो आप कहीं और बाहर जाओगे, घूमने जाओगे तो आपको वो जानवर नहीं पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्नो लेपर्ड की बात करते हैं। अब स्नो लेपर्ड जो है, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हो, मान लो आप साउथ वाले इलाके में रह रहे हो, सदर्न इंडिया में रह रहे हो, या फिर आप किसी और जगह जैसे कि हरियाणा, पंजाब या फिर गुजरात, अगर कहीं भी ऐसी जगह पे रह रहे हो तो आपको स्नो लेपर्ड जैसी चीज नहीं दिखेगी। वहीं अगर आप नॉर्थ इंडिया में रह रहे हो, मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर ये वाले जो इलाके हैं, अगर आप यहाँ जाओगे तो आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा। अब नाम से ही पता चल रहा है भाई ये ऐसा लेपर्ड है जो कि स्नो में मिलता है। अब स्नो कहीं केरला और तमिलनाडु में स्नो तो नहीं होती, हरियाणा, पंजाब या गुजरात में तो स्नो नहीं होती। यू विल फाइंड स्नो ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया, दैट इज इन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। सो देयर यू विल फाइंड स्नो। तो वहां पे ही हमें जो स्नो लेपर्ड है वो मिलने वाला है। अब जैसे स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, तो हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो अगर कहें कि हाँ हमारे जो स्टेट है, मेरे आसपास क्या मिलेगा, स्नो लेपर्ड मिलेगा, या मेरे आसपास के जो जंगल है वहां स्नो लेपर्ड मिल जाएगा। अब जब हिमाचल प्रदेश का आदमी कहीं बाहर जाएगा, किसी और दूसरे स्टेट में जाएगा, मान लो वो दिल्ली में आ रहा है, तो क्या वो एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको वहां पे स्नो लेपर्ड मिलेगा? नहीं मिलेगा। वहां के जो जीव जंतु हैं वो हिमाचल प्रदेश से काफी अलग होंगे। जो दिल्ली में एनिमल्स, प्लांट्स पाए जाते हैं वो बहुत ही अलग तरीके के होंगे एज कंपेयर टू द वंस विच आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। सो इसी तरीके से आपने ना बहुत सारी जगह देखा होगा, अगर आप अपने स्टेट से या अपने इलाके से ही बाहर जाओगे ना तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे देखने मिलेंगे, अलग अलग तरीके के नए नए जानवर देखने मिलेंगे जो कि आपको आपके घर के आसपास नहीं देखने मिलते। तो ऐसा क्यों है और इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये चीज पे तो हम बहुत ज्यादा फोकस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में भी, कि किस तरीके से मिलियंस ऑफ लिविंग बींग्स जो हैं रहते हैं और बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें धरती पे देखने मिलती है। बट अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो हाँ भाई, इंडिया में भी बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जानवर देखने मिलते हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज मिलेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स यू विल फाइंड। अब इसका रीजन ये है कि देखो, वहां की सराउंडिंग के हिसाब से, किसी जगह के क्लाइमेट, वहां की जो एनवायरमेंट है, वहां की जो सॉइल है, वहां का जो वेदर है, इन सारी चीजों पे डिपेंड करते हैं वहां के प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होंगे, वहां पे कितनी सनलाइट आती है, वहां का रिलीफ फीचर कैसा है, वहां पे पहाड़ है, वहां पे प्लेन है, वहां पे पठार है ना। ये सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं कि उस जगह के जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो कैसे होने वाले हैं। एंड नाउ यू कैन clearly see that India is very different in terms of geographical features। मतलब कि इंडिया के अगर एक हिस्से में आपको कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल फीचर देखने मिलेगा तो दूसरे हिस्से में कोई और फीचर देखने मिलेगा। जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड देखोगे, अगेन वहां पे हमारे हिमालयाज है, बट सेम हिमालय, सेम तरीके के पहाड़, बर्फीले पहाड़ आपको कहीं और नहीं देखने मिलेंगे, इंडिया के दूसरे स्टेट्स में नहीं देखने मिलेंगे। वहां पे पहाड़ हैं बट हिमालयाज की तरह नहीं है, बड़े बड़े ग्लेशियर्स आपको साउथ साइड में नहीं मिलेंगे, है ना। अगर आप नॉर्थ साइड जाओगे, ये इवन ये हरियाणा, पंजाब, इधर भी जाओगे तो यहाँ पे तो कोई पहाड़ नहीं है। आप गुजरात जाओगे, आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहां पे बर्फीले पहाड़ नहीं है, वहां पे हिमालय जैसे बर्फीले पहाड़ नहीं है।
मतलब कि हमें हर जगह पे अलग अलग तरीके की जियोग्राफी देखने मिल रही है। हमें हर जगह, हर एक स्टेट का अपना एक क्लाइमेट है, हर एक स्टेट की अपनी एक जियोग्राफिकल फीचर है। जैसे अगेन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न वाली साइड जाओगे तो वहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। अगर आप वेस्टर्न साइड जाओगे, अगर आप गुजरात, महाराष्ट्र ये वाली साइड जाओगे तो वहां पे क्या है, वहां पे बहुत ज्यादा सूखा रहता है, वहां पे पानी की कमी है। तो देख रहे हो किस तरीके से जो ज्योग्राफी है वो बहुत ज्यादा अलग है। एंड बिकॉज देर इज डिफरेंसेस इन द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, देर इज डिफरेंसेस इन द soil that you will find in different places, there are differences in the relief features, differences in the topography, इन सभी चीजों में डिफरेंस है। वहां का मौसम अलग है, वहां की जमीन अलग है, वहां के जो ढलान है, जहां जो जमीन की बनावट है वो अलग है। इन सारी चीजों की वजह से क्या हो रहा है, वहां के जो प्लांट्स एनिमल्स वो भी अलग होंगे। अब क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी मिलती है हमें इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स, क्लाइमेट, और इन सब की वजह से क्या है, हमारे देश में बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने मिलेंगे आपको। अगर किसी जगह का ज्योग्राफिकल फीचर एकदम सेम होगा तो वहां पे भी जो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पाए जाने वाले हैं वो भी सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है, दोनों अलग अलग हैं, बट यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस वो एकदम सेम है। यहाँ पे प्लेन्स है, यहाँ पे कोई पहाड़ वहाड़ नहीं है, एक नदी बहती है, मतलब जो भी ज्योग्राफिकल फीचर्स है वो एकदम सेम है। यहाँ पे भी मानसून टाइप क्लाइमेट है, यहाँ पे भी मानसून टाइप क्लाइमेट है। तो आपको क्या देखने मिलेगा, अगर दो जगह पे एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल कंडीशंस है तो आपको ज्यादातर ये देखने मिलेगा कि वहां के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो एक तरीके के हैं। तो ज्योग्राफिकल फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस डाइवर्सिटी को बनाने में। हम ये जो कह रहे हैं ना कि भाई डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, तो वो किस लिए, क्योंकि भाई एनवायरमेंट अलग है, रहने की जगह अलग है ना, पेड़ पौधे अलग हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से हमें क्या देखने मिल रहा है, डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा विभिन्न विभिन्न प्रकार के हमें क्या देखने मिल रहे हैं, जीव जंतु देखने मिल रहे हैं। In fact, India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. अब अगर हम इंडिया की बात करें, जो कि हम वैसे ही कर रहे हैं, तो इंडिया में वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी में से एक, मतलब इंडिया को भी गिना जाता है कि वर्ल्ड में जितने भी सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले प्लेसेस हैं उनमें से एक इंडिया भी है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाले प्लेसेस मतलब कि ऐसे इलाके जहां पे बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं। तो इंडिया भी एक ऐसी जगह है, इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसमें कि बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं। तो ये इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये बहुत ही ज्यादा रिच कंट्री है। ठीक है, कि यहाँ पे जो अलग अलग तरीके के प्लांट्स एनिमल्स पाए जाते हैं वो बहुत ज्यादा है। दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड। और जितने अभी हमें पता है इंडिया में, जितने अभी प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरीज हमें पता है, जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम जानते हैं, अगर हम एक्चुअल नंबर निकालेंगे ना तो अभी प्रेजेंट पे जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हमें पता है उसका ट्वाइस और थ्राइस नंबर जो है एक्चुअल निकल के आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जितने डाइवर्सिटी, जितने तरह के डिफरेंट तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्चुअली इंडिया में हैं वो तो अभी पूरे तरीके से डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, उसका तो अभी तक हमें पता ही नहीं चला है। जितने हमें अभी तक पता चले हैं वो तो इस एक्चुअल टोटल का सिर्फ और सिर्फ 2 या 1/3 हिस्सा है, मतलब 1/2 या फिर 1/3 ही हिस्सा अभी तक हमें पता चल रहा है। अगर हम एक्चुअल नंबर निकालेंगे तो मान लो अभी हमारे पास कितने, मान लो अभी हमें क्या क्या पता है कि हमारे पास जो प्लांट्स एंड एनिमल्स की कैटेगरी है वो एक्स है। ठीक है, मैथ्स पढ़ लेते हैं, चलो एक्स है। ठीक है, अगर हम एक्चुअल नंबर निकालने लग गए, अगर हम एक्चुअली में देखें ना कि कितने प्लांट्स एंड एनिमल्स है, मान लो अगर हमें एक एक जानवर, एक एक स्पीशीज के बारे में पता चल जाए, तो अगर एक्चुअल नंबर निकल के आएगा तो वो लगभग इसका, क्योंकि एक्चुअल तो हमें पता नहीं है तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, तो लगभग इसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स होने वाला है। इसका मतलब देखो, जितनी प्रजातियां अभी तक हमें पता चली हैं वही बहुत ज्यादा है, वही हमें बहुत ज्यादा लग रही है। और सोचो अगर हमें सारी जितनी एक्चुअल में है वो पता लग गई तो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास होगी। मतलब है, एक्चुअली है, बट हम अभी तक उसको वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं। ये जो लाइन दी गई है, दिस इज पॉसिबली ट्वाइस और थ्राइस द नंबर येट टू बी डिस्कवर्ड, ये आपको ये बताने के लिए दी गई है कि जितना हमें पता है ना वो बहुत कम है, जिसे हम बहुत ज्यादा समझ रहे हैं वो एक्चुअली बहुत कम है। एक्चुअल नंबर तो कहीं ज्यादा है जिसका अभी तक हमें कोई अता पता नहीं है। तो इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें यहाँ मिलते हैं। You have already studied in detail about the extent and variety of forest and wildlife resources in India.
अब पिछली क्लासेस में भी हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ के आ रखे हैं, हमें आइडिया है कि भाई किस तरीके से प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें ना, तो हमारे देश में अगर हम फौना की बात करें कि कितने तरीके के अलग अलग एनिमल्स मिलते हैं, तो लगभग जितना हमें पता है 81,000 स्पीशीज ऑफ फौना हमारे देश में है। मतलब 81,000 अलग अलग एनिमल्स हमारे देश में प्रेजेंट है। वहीं अगर हम फ्लोरा की बात करें, मतलब प्लांट्स की बात करें, तो 47,000 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स हमें देखने मिलते हैं हमारे देश में। इतने ज्यादा तरीके के प्लांट्स हैं, और ये नंबर वो है जो अभी हमें पता है, ठीक है। मतलब कि जो छुपा हुआ है, जो भी हमें नहीं पता, वो तो बहुत ज्यादा है। तो जो हमें पता है वो आप एक तरीके से याद रख सकते हो। अगर आपको याद रखना है तो जो फ्लोरा है वो है 47,000 स्पीशीज हमारे देश में, और जो फौना है, जो एनिमल्स हैं, वो कितना है, वो 81,000 स्पीशीज, ठीक है। स्पीशीज का मतलब क्या है, जैसे कि जैसे डॉग्स हैं, अगेन मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, जैसे डॉग्स हैं, है ना। तो 10 तरीके के, अगर 10 अलग तरीके के डॉग पाए जाते हैं तो हमने उसको क्या बोल दिया कि भाई 10 स्पीशीज हैं। इसी तरीके से मान लो कैट है, कैट 8 अलग तरीके की मान लो डिफरेंट स्पीशीज की पाई जाती है, तो हमने क्या कह दिया, ये 8 स्पीशीज है। तो इस तरीके से एक जानवर के भी जो अलग अलग स्पीशीज है, जो अलग अलग प्रकार है, उन सबको ऐड करके हमारे पास क्या मिला है, 81,000 स्पीशीज, ठीक है। ये एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि डॉग कितने स्पीशीज के हैं एंड कैट्स की कितनी स्पीशीज हैं, बट हाँ, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल कि मान लो लगभग अगर हम कहें कि डॉग्स हैं, तो वो कितने प्रकार के डॉग्स हैं, वो 8 हैं। कैट हैं, कितने प्रकार की कैट्स हैं, 8 हैं। सॉरी, डॉग 10 हो गए, कैट 8, तो टोटल कितना हो गया, 18 हमारे पास स्पीशीज हो गई, 18 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज हो गई, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है कि 81,000, इस तरीके से 81,000 हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज जानवरों की मिलेंगी। You may have realized the importance of these resources in our daily life. अब can you imagine your life without these resources? Can you imagine your life without food, without animals, without plants? No, you cannot, right? So in the last video, in the last chapter, we also discussed about the two very important resources that were land and soil, and we cannot imagine our lives without these resources. तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड, सॉइल, ये सारी वो चीजें हैं जिन पे कि हम डिपेंड करते हैं। इनके बिना तो हमारी लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो आप अपने आप ही अगर इमेजिन करोगे कि आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं, अगर वो हटा दें, अगर वो गुम हो जाए, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सर्वाइव कैसे करोगे, है ना। अगर खाना सारा खत्म हो जाएगा तो आप जी नहीं पाओगे भाई। जो एयर है, वाटर है, फूड है, ये तो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज हैं, इनके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो आपको इंपॉर्टेंस तो इसकी क्लियरली पता ही होगी कि भाई ये जितने भी रिसोर्सेज है, प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी रिसोर्सेज है, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी जब हमने इंट्रोडक्शन वाला पढ़ा था, तो उसमें भी हमने आइडिया हमें मिला था कि किस तरीके से हम लोग, सारे लोग एक दूसरे पे कितना डिपेंड करते हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और हम सारे लोग, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म जो है, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो हम सब एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। These diverse flora and fauna are so well integrated in our daily life that we take these for granted. अब दिक्कत क्या है कि ये जितने भी अलग अलग तरीके के फ्लोरा, फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे लाइफ में हैं, हमारे आसपास हैं, वो हमारे लाइफ में इतने अच्छे से जुड़े हुए हैं और इतने इजीली एक्सेसिबल हैं कि हमने उन्हें फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। मतलब कि हमने उनकी वैल्यू ही नहीं समझ रखी। हम उन्हें ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि वो अनलिमिटेड चीज है, फ्री में मिल रही है ना। जैसे पेड़ हैं, पेड़ों को लोग अंधाधुंध काटे जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम से, बट एक्चुअली पेड़ जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्लियरली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट क्योंकि अभी दिखने में हमें क्या लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा पेड़ हैं, जंगल हैं, काट देंगे, एक पेड़ को काट देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम लोग इन सारे रिसोर्सेस को, भले ही वो पेड़ पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, पानी, हवा, लैंड, सॉइल, इन सारी ही चीजों को हम ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे कि बस मुफ्त का ही माल है ना। हमें देखने में ऐसा ही लग रहा है कि ये मुफ्त का माल है, बट ये बहुत ही कीमती चीजें हैं। सोचो अगर हवा ही खराब हो रही, सांस लेने में दिक्कत आएगी, तो फिर कैसे जिएंगे हम। जो पीने वाला पानी है, अगर वही खराब होने लगेगा, अगर वही मतलब अनहेल्दी हो जाएगा पीने के लिए, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जो पूरी ह्यूमन स्पीशीज है वही धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से भाई अगर हम प्लांट्स को काटते जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। अगेन हम ही लोग खतरे में, हम अपनी ही लाइफ को खतरे में डाल रहे हैं। ऐसी ये भी बात नहीं कर रहे कि हम हमारी नेक्स्ट जनरेशन का क्या होगा, नहीं, हम अपनी ही लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं।
10-20 सालों में ही पॉल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि हमारी लाइफ, हमारा ही जीना दुश्वार हो रहा है। तो हम लोग अपने लिए ही नुकसान कर रहे हैं, हम हमारे रिसोर्सेज को सही से नहीं यूज़ कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी ना सोचें, अगर हम सिर्फ अपने अपने बारे में ही सोचें, एकदम ही सेल्फिश बन के भी सोचें, तो वो भी ये हमारे 80 साल 60 साल जितनी की हम एवरेज लाइफ लगाते हैं, उस उतने ही लाइफ स्पैन में हम अपनी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार बना रहे हैं। अपने पेरेंट्स से पूछो कि जब वो बचपन में हुआ करते थे, एनवायरनमेंट कितना बढ़िया हुआ करता था, कैसे अलग अलग तरीके के प्लांट्स थे, किस तरीके से बहुत सारे अलग अलग जानवर देखने मिलते थे। अभी बहुत सारे ऐसे चिड़िया हैं, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि खत्म हो चुके हैं। जैसे आपने बहुत फेमस है स्पैरो का, सुना होगा आपने कि स्पैरो जो है वो धीरे धीरे करके एक्सटेंट हो रही है। वो छोटी सी चिड़िया होती है, एकदम बहुत छोटी, ब्राउन कलर की। अब वो दिखती ही नहीं है कहीं पे। अब आप दिल्ली जैसे शहर में जाओगे, वहां पे कबूतरों के अलावा कोई और चिड़िया दिखती ही नहीं है। मतलब वहां पे मेरे को जितने टाइम में वहां रही दिल्ली में, मुझे सिर्फ और सिर्फ कबूतर ही दिखे। आई हार्डली फाइंड एनी अदर बर्ड। तो मतलब बाकी बर्ड कहाँ चले गए? ऐसा तो नहीं कि दिल्ली में कोई बर्ड हुआ ही नहीं करते होंगे। बर्ड्स तो थे, बट कहाँ है वो? अभी नहीं दिखते। इसी तरीके से मतलब जानवर जो है वो एक्सटेंट हो रहे हैं। पहले के ज़माने में लोग इतने हेल्दी हुआ करते थे, किसी को सांस वगैरह की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, और आज देखो कैसी हालत होती जा रही है। तो ये जो हम बर्बाद कर रहे हैं ना रिसोर्सेज को, फ्री का समझ के या एवे फॉर ग्रांटेड समझ के, वो एक्चुअली हम अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। एनवायरनमेंट को तो नुकसान हो रहा है, बट हमारी खुद के लिए, खुद की एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। But lately they are under great stress mainly due to the insensitivity to our environment। तो अभी तक हमने जितनी बायोडाइवर्सिटी और अच्छी अच्छी चीज़ों की बात की थी कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, बट अब ये सारी चीज़ें खतरे में आना शुरू हो चुकी हैं क्योंकि हम अपने एनवायरनमेंट को ध्यान से नहीं रख रहे हैं। हम उसके तरफ इनसेंसिटिव हैं, उसके तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे, उसको एकदम बेकार तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे प्लांट्स एनिमल्स सब खतरे में पड़ता जा रहा है, हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, और जो कि अल्टीमेटली हमारी ही लाइफ को खराब करेगा। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कंजर्व आवर वाइल्ड लाइफ एंड आवर फॉरेस्ट रिसोर्सेज। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरीके से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को हम कंजर्व कर रहे हैं इंडिया में।